नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं अनुज कुमार पांडे, सहायक अध्यापक मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज कौंधियारा प्रयागराज। बच्चों, आज हम लोग इस कक्षा में कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान विषय की लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 जो राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है के अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार पर चर्चा करेंगे, इस पर अध्ययन करेंगे। आप लोग, ये अध्याय आपका 5 है। इसके पहले इस पाठ्य पुस्तक के 4 अध्यायों में आप लोगों ने पढ़ा कि अध्याय 1 में आपने देखा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। इस अध्याय में आप लोगों ने बृहद अर्थों में लोकतंत्र के विषय में जाना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या है, वह क्यों आवश्यक है। फिर आपने अध्याय 2 में संविधान निर्माण के विषय में जाना। संविधान, किसी देश का संविधान उस देश के शासन चलाने की वाली संहिता को कहते हैं, जिसके अनुसार देश के शासन चलता है। आप लोगों ने इस अध्याय में भारत के संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया को जाना। फिर अध्याय 3 में आप लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस प्रकार जनता द्वारा चुन के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, आप लोगों ने पूरा चुनावी राजनीति को जाना कि किस प्रकार भारत में चुनाव होता है और किस प्रकार लोग चुने जाते हैं। फिर अध्याय 4 में आप लोगों ने संस्थाओं का कामकाज कि एक लोकतांत्रिक देश में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं किस प्रकार कार्य करती हैं, किस प्रकार चुनी हुई सरकार विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से निर्णय लेती है और कार्य करती है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस क्लास में अधिकारों के संबंध में जानेंगे। अधिकारों को जानने से पहले इस अध्याय में हम लोग मूल रूप से भारत के संविधान में दिए हुए मूल अधिकारों को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उनको कैसे प्राप्त किया जाता है, तथा कुछ उदाहरणों के द्वारा आप इस पाठ में आज ये जानेंगे कि अधिकारों के बिना जीवन कैसे होता है। अधिकारों के बिना जीवन, हम और आप चूँकि एक स्वतंत्र देश में पैदा हुए और हमें वो अधिकार जन्म से मिल रहे हैं, इसलिए हमें यह कल्पना करने के लिए कि अधिकार अगर प्राप्त न हो, मूलभूत अधिकार, तो जीवन कैसा रहेगा, उसके लिए आपके इस पाठ्यक्रम में, इस अध्याय में 3 उदाहरण दिए गए हैं विश्व के विभिन्न देशों के, जहां अधिकारों के बिना लोगों का जीवन किस प्रकार से कष्टप्रद हो जाता है और कैसी विकट स्थिति का आदमी को सामना करना पड़ता है। पहले उदाहरण में गुआंतानामो जेल का प्रकरण है। यह आप लोगों ने जाना होगा कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 बिल्डिंगों को कुछ आतंकी गतिविधियों द्वारा मार दिया गया था। उन बिल्डिंगों को गिरा दिया गया और बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। अमेरिकी सरकार ने विश्व के कोने कोने से विभिन्न 600 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें गुआंतानामो बे की जेल में रख दिया गया। उनको न ये बताया गया कि वो उनका दोष क्या है, उनको उनका पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार से वे 600 लोग दोषी हैं कि निर्दोष हैं, उनके मूलभूत अधिकारों, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। यह जो पत्र एक अस्पष्ट सा में ये आपको दिख रहा है, यह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के लिए एक उसी में गिरफ्तार व्यक्ति के बच्चे, निर्दोष बच्चे द्वारा लिखा गया पत्र है, और जिसमें बच्चा ये कहता है कि मेरे पिता कहाँ हैं, मुझे उनके साथ रहने का अधिकार है, उनका दोष क्या है। एक बड़ी मार्मिक अपील बच्चे ने की है। उस जेल में लोगों को इतनी यातनाएं दी गई कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी माना
कि वहाँ गलत हो रहा है और इस जेल को बंद कर देना चाहिए। तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी माना, वहाँ के कैदियों ने भूख हड़ताल की अपनी यातनाओं के खिलाफ, तो उनको बलपूर्वक ज़बरदस्ती उनके गले से और नाक से भोजन दिया गया और उनकी भूख हड़ताल को निष्प्रभावी कर दिया गया। इस तरीके की यातनापूर्ण जीवन अभी भी वो 600 लोग जी रहे हैं और उनको कहीं से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं, अमेरिका की सरकार कहीं मान नहीं रही है। दूसरी घटना, सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। एशिया महाद्वीप में ही खाड़ी का एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब में नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं या अधिकार नहीं प्राप्त हैं, उसका भी उदाहरण इस अध्याय में है। सऊदी अरब में जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार नहीं है। वो एक खास वंश से ही लोग शासक बनते हैं और उनके बाद उसी वंश का दूसरा व्यक्ति जन्म से शासक बनता है, जिसे शाह कहते हैं। और अपनी विधायिका और कार्यपालिका और अन्य उच्च पदों पर भी लोगों को चुनने का अधिकार जनता को नहीं है। वही शाह जो चुने जाते हैं, वही विधायिका कार्यपालिका सबका चुनाव करते हैं। इसके आगे सऊदी अरब में वहाँ के नागरिकों को धार्मिक आज़ादी नहीं है। केवल एक धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोगों को मान्यता प्राप्त है। अन्य धर्म के लोगों को अपने धार्मिक आयोजन की छूट नहीं है। वो अपने घर के अंदर रहकर कुछ आयोजन कर सकते हैं। सार्वजनिक रूप से सभी धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध है। एक धर्म को केवल मान्यता है, मुस्लिम मत। वहाँ की महिलाओं को विशेष दोहरा दर्जा प्राप्त है और उन्हें पुरुषों के समान बराबरी के अधिकार प्राप्त नहीं है। और अभी वहाँ स्थानीय निकायों में वहाँ की जनता को कुछ मतदान का अधिकार मिलने वाला है उसके तहत, लेकिन उसमें भी महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। ये दो उदाहरण आपने देखे। और तीसरा उदाहरण, कोसोवो में जातीय नरसंहार। कोसोवो यूगोस्लाविया का एक प्रांत है। यूगोस्लाविया एक देश था जिसके विघटन अब हो चुका है और एक कोसोवो एक स्वतंत्र देश बना। वहाँ दो समुदाय के मुख्य रूप से रहते हैं, सर्व और अल्बेनियाई। सर्व लोग बहुसंख्यक हैं और अल्बेनियाई लोग अल्पमत में हैं, कम संख्या में हैं। अभी हाल ही में 1999 में वहाँ चुनाव द्वारा एक उग्र राष्ट्रवादी सरकार आई और उस सरकार ने एक नेता चुने गए और मिलिनसेविच, जिन्होंने, उनकी यह मान्यता है कि कोसोवो में केवल सर्व लोग धर्म की ही मान्यता रहेगी, दूसरे या तो धर्म छोड़ के चले जाएं या उनकी अधीनता, अल्बेनियाई लोग उनकी अधीनता स्वीकार की। वहाँ की सरकार और सेना ने भी अल्बेनियाई लोगों पर उग्र उनका नरसंहार किया और समाचार पत्रों में 1999 में एक घटना प्रकाशित हुई थी जो अत्यंत लोहमर्षक और दिल को दहला देने वाली थी, जिसमें दो बुजुर्ग जो पति पत्नी हैं, एक की उम्र 74 साल और दूसरे की 77 साल है। बुजुर्ग 74 साल की महिला और 77 साल के पुरुष हैं। इनको ये अपने घर में बैठे किचन में आग ताप रहे हैं। शाम को ये बाहर बम धड़ाके की आवाज़ सुनते हैं। एक बैग 5-6 सैनिक अंदर प्रवेश करते हैं और उन्होंने इनसे केवल इतना पूछा, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं। इतने में महिला की आंख के सामने ही उसके पति को गोली मार दी जाती है और महिला के हाथ से अंगूठी छीन ली जाती है और उसको कहा जाता है घर से निकलिए। अभी वह घर का दरवाज़ा भी नहीं लाग पाई थी कि उसके घर को आग लगा दी जाती है। वह महिला अपने सामने अपने पति की हत्या देखती है तथा अपने घर को जलता हुआ देखती है। उसके पास रात में केवल अपने शरीर पर उपस्थित वस्त्रों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस तरीके से तमाम बड़े पैमाने पर नरसंहार
कोसोवो में हुआ, शायद आधुनिक युग में जो हुए नरसंहार जाति विग्रह के आधार पर ये सबसे क्रूरतम नरसंहारों में से एक रहा। और विश्व के अन्य देशों के हस्तक्षेप के बाद अब वह नरसंहार बंद हुआ और वहाँ मिलिनसेविच को गिरफ्तार किया गया और उन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मानव नरसंहार का मुकदमा चल रहा है। इन 3 घटनाओं को देखकर आपके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो गई होगी कि अधिकारों का क्या महत्व है। अब हम आते हैं कि लोकतंत्र में अधिकार। अभी आपने जो 3 उदाहरण देखे, या भारत में 1984 और 2002 में हुए तमाम दंगों में पीड़ित व्यक्तियों की जगह अपने को रख के सोचिए कि कैसी परिस्थिति का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ता होगा। किस प्रकार कोसोवो में जो नरसंहार से पीड़ित हैं, किस प्रकार गुआंतानामो जेल में जो लोग बंद हैं और उनके परिजनों पर जो यहाँ हैं उन पर क्या बीत रही होगी, और सऊदी अरब के नागरिकों की क्या स्थिति है। तो अगर आपको व्यवस्था बनाने का, नीति निर्धारण का महत्वपूर्ण पद मिल जाए तो आप सोचेंगे कि किसी को ऐसी परिस्थिति का, निश्चित रूप से सोचेंगे कि ऐसा नियम बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे किसी को भी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़े। और कम से कम इतना तो हो कि कोई जो गिरफ्तार हो उसे उसकी गिरफ्तारी के पूर्व अपना पक्ष रखने का अधिकार मिले, उसे बताया जाए उसे क्यों गिरफ्तार किया रहा, उसे न्यायिक मदद मिले और उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार मिले। तो लोकतंत्र में अधिकारों का व्यापक महत्व है। अब हम आते हैं अधिकार को समझने के लिए। सबसे पहले अधिकार क्या है? अधिकार वास्तव में अपने लोगों, सरकार या समाज में के प्रति अपने कुछ दावे हैं कि समाज से या सरकार से या अपने लोगों से हमारा ये दावा है कि मुझे ये चाहिए। लेकिन दावा ऐसा हो जो तार्किक हो। जैसे कोसोवो में सर्बिया लोग अगर ये दावा करें कि पूरे देश पर उनका ही कब्जा है तो ये गलत है। इसी प्रकार आप किसी का जो दावा हो वो दूसरे के दावे पर बाधक न बने, और जो दावा हो तार्किक हो। और इसके अतिरिक्त अभी आप गुआंतानामो जेल में देखें, वहाँ के लोगों को अधिकारों का कोई मतलब नहीं। तो जो ये दावा जो हो उस पर समाज की स्वीकृति हो, और समाज की स्वीकृति के साथ साथ उन दावों पर अधिकारों को खास तौर पर 3 बातें तो होनी ही चाहिए कि वे तार्किक हों, उन पर समाज की स्वीकृति हो, और चौथा उन्हें कानून के समक्ष उन अधिकारों की मान्यता हो। ये अधिकार दूसरे शब्दों में उन दावों को कहा जा सकता है तार्किक, सामाजिक मान्यता प्राप्त और कानून की दृष्टि में मान्य जो दावे हैं वे अधिकार हैं। अब हम आते हैं कि लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है। आपने पीछे के अध्यायों में देखा कि किस प्रकार चुनाव में मत देने का अधिकार। लोकतंत्र में तो अधिकारों का बहुत महत्व होता है, पर अगर नागरिकों को मत देने का अधिकार न हो, उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार न हो, और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर अपनी बात रखने का अधिकार न हो, अपना प्रचार करने का, अपना पक्ष रखने का अधिकार न हो, तो लोकतंत्र के अस्तित्व की कल्पना ही। इस प्रकार लोकतंत्र में अधिकारों की अत्यंत आवश्यकता है, और व्यक्ति के ये अधिकार न केवल दूसरे व्यक्ति अपितु सरकार को भी उसकी लक्ष्मण रेखा बताते हैं। कभी कभी जैसे कोसोवो में एक निर्वाचित सरकार ही अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। तो लोकतंत्र में लोगों को ऐसे अधिकार प्राप्त होने चाहिए और होते हैं जो सरकारों को भी उनकी सीमा बताते हैं और जिनका उल्लंघन सरकारें भी नहीं कर सकती। भारतीय संविधान लागू होने के बाद
विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरफ यहाँ स्पष्ट रूप से संविधान में ही नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख कर दिया गया। और अब 6 मूल अधिकार विशेष रूप से आपको हैं, और इन मूल अधिकारों का उल्लंघन कोई व्यक्ति नहीं, किसी नागरिक के इन अधिकारों का उल्लंघन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि सरकार भी नहीं कर सकती। और अगर विधायिका भी कोई उन मूल अधिकारों, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता रहे। भारत में मूल रूप से जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, अब हम उनमें से एक एक। पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता का अधिकार का तात्पर्य है कानून के समक्ष सबको एक बराबर। कानून की नज़र में चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, सब एक नज़र है, सबसे एक सा व्यवहार, कानून के पालन की अपेक्षा की जाएगी, और सबसे को कानून के उल्लंघन की स्थिति में सबको उसी प्रकार का दंड दिया जाएगा। भारत में 90 के दशक में एक व्यापारी ने देश के प्रधानमंत्री पर धोखाधड़ी का मुकदमा लगाया, और उनको भी कानून के समक्ष उपस्थित होना पड़ा और अपना पक्ष रखना पड़ा, और वहाँ से वो निर्दोष हुए। इस उदाहरण को बताने का तात्पर्य है कि समता के मूल अधिकार से नागरिकों को कानून के समक्ष एक समानता दी गई है, वहाँ न कोई बड़ा है न कोई छोटा। इस समता के अधिकार का दायरा बड़ा विस्तृत हो जाता है तब जब किसी भी नागरिक को किसी भी सार्वजनिक स्थल, कुआं, तालाब, शौचालय, स्नानगृह, अस्पताल आदि पर जाने से किस जाति, धर्म, लिंग के आधार पर रोका नहीं जा सकता। हमारे देश में इस प्रकार की समस्या थी, और इस समता के अधिकार द्वारा एक झटके से उसको दूर कर दिया। किसी भी नागरिक को जाति धर्म के आधार पर कहीं भी जाने से रोका नहीं जा सकता। इस समता के अधिकार के द्वारा ही देश में बहुत समय से चली आ रही छुआछूत और अस्पृश्यता को एक झटके से अवैध घोषित कर दिया गया और उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। समता के अधिकार में स्पष्ट उल्लेख दिया गया कि अब देश में छुआछूत, किसी भी प्रकार का, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की छुआछूत और दूसरे को अछूत मानना, ये संविधान के अनुसार दंडनीय है और निषिद्ध है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है कि अपने मन के करना, अपनी आज़ादी, हर प्रकार का कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार सबको चूंकि प्राप्त है, प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, तो आपकी स्वतंत्रता वहाँ बाधित हो जाएगी जहाँ दूसरे की स्वतंत्रता में आप हस्तक्षेप करेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार में का क्षेत्र बहुत व्यापक है और उसमें बहुत सारी चीज़ें निहित हैं। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति का तात्पर्य अपनी बात रखने का, किसी सरकार का, किसी संघ का की आलोचना करने का, सरकार की नीतियों का अपने रिश्तेदारों, अपने लोगों के बीच बैठकर गुण दोष के आधार पर आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, इससे आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये तात्पर्य नहीं है कि आपके अभिव्यक्ति से दंगे उत्पन्न हों, दूसरे का अपमान हो, ऐसा आप अभिव्यक्ति पर तब वहाँ प्रतिबंधित है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में न केवल बोलना, लिखना, कलाकृतियाँ बनाकर हर प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति देके अपने मत को व्यक्त कर सकता है। दूसरी आज़ादी शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह एकत्र होने की स्वतंत्रता। पूरे देश में प्रत्येक नागरिक को कहीं भी शांतिपूर्वक ढंग से एक जगह एकत्र होने की, वो एक जगह अपना इकट्ठा होकर अपनी बात आपस में रख सकते हैं, बशर्ते वे हथियार बंद न हों और देश की कानून व्यवस्था में बाधक न उत्पन्न हों। इसी के अतिरिक्त इसी के साथ संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। देश के नागरिक कोई भी संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं,
किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए, किसी प्रकार के कर्मचारी, किसान, हर वर्ग के लोग अपने हितों की रक्षा के लिए संघ बना सकते हैं और अपने हितों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। इस प्रकार से उनको रोका नहीं जाएगा। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को, वह चाहे कश्मीर में पैदा हो चाहे कन्याकुमारी में, उसको देश के प्रत्येक कोने में आने जाने की स्वतंत्रता होगी। वह देश में कहीं भी आ जा सकता है, इससे उसको रोका नहीं जा सकता, बशर्ते उसके इस यात्रा से राष्ट्र की एकता अखंडता को कोई खतरा अगर न हो, कोई विशेष परिस्थिति न हो, तो यात्रा से रोका नहीं जा सकता। देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, देश के प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी कोने में रहने की स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति कहीं पैदा हुआ, वहाँ कोई न पहचानता हो, लेकिन वो भारत का नागरिक है, तो भारत के किसी भी कोने में उसे रहने से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी काम धंधा चुनने की स्वतंत्रता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति या सरकार या समूह किसी व्यक्ति को किसी काम को करने से रोक नहीं सकते कि आप ये काम नहीं कर सकते। क्योंकि वो उसकी आज़ादी है। किसी वर्ग को इसलिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वे उनका जो पुश्तैनी धंधा है वही करें, वो दूसरा धंधा न करें। हर व्यक्ति को ये आज़ादी है, वो जो चाहें वो पेशा अपनाएं। स्वतंत्रता का यह अधिकार आगे बढ़ते बढ़ते जीवन की स्वतंत्रता भी इसमें निहित है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की सुरक्षा का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को बिना मान्य कानूनी प्रक्रिया के मारा नहीं जा सकता। अर्थात किसी को यदि किसी न्यायालय से मृत्युदंड प्राप्त हो, उसके अतिरिक्त अन्य दूसरे तरीके से किसी भी व्यक्ति के जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे किसी को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके भी अधिकार हैं, उसको तुरंत ये बताना पड़ेगा कि उसे किस आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है और उसे गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर समीपस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना पड़ेगा तथा उसे कानूनी मदद उपलब्ध करानी पड़ेगी। उसे अपने वकील से अपनी बात रखने का अधिकार होगा। उसे यदि उसके पास स्वयं का वकील नियुक्त करने की क्षमता नहीं है तो सरकार उसे विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अगला अधिकार है शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार, इस अधिकार को मुख्य रूप से इससे बड़े पैमाने पर नागरिकों को आज़ादी मिली है, निचले तबके के कमज़ोर लोगों। इसमें 3 मुख्य बातें हैं जिनका निषेध किया गया है। सबसे पहला तो अवैधानिक व्यापार, व्यक्ति का व्यापार, व्यक्ति का व्यापार। दूसरा बेगारी, और तीसरा है बाल श्रम। यह तीनों चीज निषिद्ध है, अवैध है। यह तीनों चीज निषिद्ध है, अर्थात किसी भी व्यक्ति से का व्यापार नहीं किया जा सकता। खास तौर पर महिलाओं की खरीद बिक्री होती थी, उसको पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ऐसा जो भी करता पाया जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। बेगारी का तात्पर्य है बिना पारिश्रमिक दिए काम लेना, व्यक्ति को जबरदस्ती अपने कब्जे में लेकर या किसी दबाव में उससे काम करना और उसको उसका उचित पारिश्रमिक न देना, या बंधुआ मजदूरी प्रथा निषिद्ध की गई शोषण के विरुद्ध अधिकार में। और बाल श्रम भी निषिद्ध है, अर्थात
बाल श्रम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विभिन्न प्रकार के जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता तथा बाल श्रम भी। तो शोषण के खिलाफ इस अधिकार से एक तरफ जहां घृणित प्रथा स्त्री या पुरुष के व्यापार को निषिद्ध किया गया और दूसरा बेगारी प्रथा को निषिद्ध किया गया तथा तीसरा बाल श्रम को निषिद्ध किया गया। अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोग सभी जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तथा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तथा यहाँ राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा तथा राष्ट्र धर्म पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष होगा। इसका मतलब है राष्ट्र धर्म के बाहर नहीं होगा। राष्ट्र सभी धर्मों के साथ, सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार धार्मिक क्रियाकलाप करने का अधिकार होगा। उसे प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा कि आपको यह धर्म मानना है, यह नहीं करना है। और सरकार का यह दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके धार्मिक गतिविधि करने से, धार्मिक अंतःकरण की शुद्धता करने से उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। अगला अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शैक्षिक गतिविधियों को संरक्षित रखने का अधिकार होगा। यहाँ आप सोचेंगे कि ये संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों पर इतने मेहरबान क्यों हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये जो प्रक्रिया है वह बहुसंख्यकों को तो अपने आप अधिकार देती है। चूँकि वो अधिक संख्या में है तो सत्ता उनके पास रहने की संभावना लोकतंत्र में अधिक रहती है। तो इस बहुमत के दबाव में अल्पसंख्यक लोगों के साथ अहित न हो, इसलिए उन्हें अपनी, अगर कोई भाषाई या धार्मिक दृष्टि से सूक्ष्म समूह है तो उसे अपने संस्कृति को, अपनी शैक्षिक गतिविधि को संरक्षित करने का अधिकार है। इस हेतु उसे स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को उसकी भाषा तथा धर्म के आधार पर किसी सरकारी या सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देकर संरक्षण प्रदान किया गया। याद करिए आप कोसोवो वाली घटना, वहाँ इस प्रकार के अधिकार नहीं प्राप्त हैं। इन अधिकारों में जहाँ अल्पसंख्यक शब्द का मैं बार बार प्रयोग कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक का मतलब कम संख्या में रहने वाले, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरे देश में जो कम हैं। कभी कभी किसी एक विशेष इलाके में कोई वर्ग बहुसंख्यक हो, दूसरे इलाके में वह अल्पसंख्यक हो सकता है। जैसे सिख पंजाब में बहुसंख्यक हैं, देश के अन्य हिस्से में अल्पसंख्यक हैं। इन अधिकारों को देखते हुए भारतीय संविधान के निर्माण करने वाले हमारे मनीषियों ने इन अधिकारों की प्राप्ति को भी एक अधिकार, मूल अधिकार मान लिया, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने मूल अधिकारों को प्राप्त करने का भी मूल अधिकार है और मूल अधिकारों के उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दंडित है। यहाँ तक कि विधायिका, कार्यपालिका कोई ऐसा नियम कानून नहीं बना सकते जिससे व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो। और यह सभी मूल अधिकार प्राप्त करने का भी उन्हें मूल अधिकार है। और अपने अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ यदि सरकार से कोई ऐसा कानून बन गया जो मूल अधिकारों के विपरीत है तो नागरिकों को सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। इस प्रकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ये मूल अधिकार हैं जो भारतीय संविधान में हमें प्राप्त हैं। अब एक 1900 कुछ ऐसे अधिकार हैं जो जिन्हें मानवाधिकार कहते हैं। मानव मात्र के लिए उन अधिकारों का होना, वो चाहे नागरिक हो न हो, इसके लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया। और मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है। यद्यपि यह न्यायालय की तरह किसी को सज़ा नहीं दे सकता, लेकिन
यह किसी भी मानवीय घटना की, अमानवीय घटना की जांच कर सकता है, उसे किसी को सम्मन जारी करके बुला सकता है और एमनेस्टी इंटरनेशनल या विश्व स्तर के जो मानवाधिकार के संगठन हैं उनसे यह अपना संबंध स्थापित रखता है। मानवाधिकार और अधिकारों के बाद अब अधिकारों का दायरा और भी बढ़ता जा रहा है। जैसे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, जैसे अभी अभी सूचना का अधिकार हमें मिला, पर्यावरण का अधिकार, घर एक आवास का अधिकार, इस तरीके से अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। बच्चों, आप लोगों ने इस अध्याय में, मुझे उम्मीद है कि अधिकारों को समझा। अब आप गृह कार्य नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न, सऊदी अरब के नागरिकों से भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार अधिक मिले हैं, इसकी एक सूची बनाइए, आपको अध्याय में बताया गया है। दूसरा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की सूची बनाई। भारतीय संविधान ने जो आपको मूल अधिकार दिए हैं उनकी सूची बनाइए। बस इतना ही। नमस्कार।